नमस्कार। अनादि टीवी विशेष में मैं रत्नाकर त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशासन के अलग अलग चेहरे नज़र आ रहे हैं। जहां एक तरफ गुना में सरकारी ज़मीन से कब्जा हटाने के लिए गरीब परिवार पर लाठियां भांजती नज़र आई पुलिस। गरीब परिवार पर पूरा अमला टूट पड़ा था, फिर चाहे वो महिला पुलिसकर्मी हो या फिर थानेदार, सभी ने पूरे परिवार पर जमकर लाठियां बरसाईं, लात घूंसे भी चलाए। छिंदवाड़ा में भी पुलिस ने आम जनता पर कहर बरपाया, तो वहीं श्योपुर में रेत माफिया से पुलिस पिटती दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, साथ ही पुलिसकर्मी रेत माफिया को गिरफ्तार करने की बजाय तमाशबीन बने नजर आ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मामला इतना गंभीर है कि माफिया के लोग पुलिस पर हमला कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। पुलिस वाला उनके सामने असहाय खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस इन बदमाशों से डर रही है। साथ के पुलिस वाले जाहिर तौर पर जिन पर जिम्मेदारी थी कि उन अपराधियों का मुकाबला करते, उनसे अपने साथी को बचाने की कोशिश करते, वो भी चुपचाप वहाँ खड़े होकर ये तमाशा देख रहे हैं। आखिर रेत माफिया के हौसले इतने बुलंद कैसे हो सकते हैं? और फिर ये समस्या आज की नहीं है, ये अपनी तरह का पहला प्रकरण नहीं है। ग्वालियर चंबल संभाग में हमने पहले भी देखा है कि किस तरीके से अवैध रेत से भरी एक ट्रॉली के ड्राइवर ने पुलिस वाले को कुचलने की कोशिश की थी, और इतना करने के बाद वो वहाँ से भाग गया था। ग्वालियर चंबल ही क्यों, प्रदेश में नर्मदा नदी जहाँ जहाँ से होकर बहती है, वहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो पाएंगे कि नदी के किनारों पर रेत माफिया ने पूरी तरीके से कब्जा करके रखा है। राज्य सरकार में कृषि मंत्री कमल पटेल ने विधायक रहते हुए इस मामले में राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी शिकायत की थी, लेकिन मामला कुछ आगे नहीं बढ़ सका। आखिर राज्य में ये सब क्या हो रहा है? जो ग्वालियर चंबल संभाग में हुई जो अभी ताज़ा घटना है, उसके परिप्रेक्ष्य में देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के साथ ही रेत माफियाओं का आतंक भी बढ़ने लगा है। रेत माफिया को पुलिस प्रशासन का जरा सा भी खौफ नहीं है। दिन दहाड़े रेत माफिया रेत का अवैध परिवहन कर रहे हैं और पुलिस के रोकने पर उसे मारने की धमकी दे रहे हैं। यहां तक कि रेत माफिया पुलिसकर्मी के साथ हाथापाई करने पर भी उतारू हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही ये मामला श्योपुर जिले से सामने आया है, जहां कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए गए चेक पॉइंट पर अवैध रेत से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकना एएसआई राजेंद्र सिंह जादौन को महंगा पड़ गया। ये रेत माफिया न केवल एएसआई से मारपीट कर अवैध रेत की ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ा ले गए, बल्कि जाते जाते धमकी भी दे गए। यहाँ तक कि रेत माफिया ने पुलिस स्टाफ के सामने एएसआई को चाटा मारने के बाद उसे धक्का देकर जमीन पर पटक दिया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान चेकिंग पॉइंट पर खड़ा पुलिसकर्मी पूरे घटनाक्रम को मूक दर्शक की तरह देखता रहा, लेकिन उसने ना तो एएसआई को पीटने से बचाया और ना ही आरोपियों को पकड़ने के लिए उनका पीछा किया। यही वजह रही कि ये माफिया आसानी से मौके से भागने में सफल हो गया और जाते जाते रेत माफिया ने एएसआई को धमकी भी दी। वही घटना के बाद प्रदेश में एक बार फिर राजनीतिक पारा गर्म है। बीजेपी कांग्रेस के बीच खींचतान जारी है। घटना के बाद कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी का कहना है
कि प्रदेश में एक बार फिर माफिया राज शुरू हो चुका है। जबकि कमलनाथ सरकार ने शुद्ध पर युद्ध अभियान चलाकर माफियाओं पर कार्रवाई की थी, लेकिन बीजेपी के शासन में एक बार फिर प्रदेश में माफिया हावी हो चुके हैं। तो वही बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। बीजेपी नेता का कहना है कि कांग्रेस के 15 महीने के शासन में रेत माफिया और गुंडे पनप चुके हैं। उन पर लगाम लगाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन प्रदेश रेत माफिया और गुंडों से मुक्त होगा। मध्य प्रदेश में वही 15 साल पुराना माफिया राज पुनः लौट कर आ गया है। कमलनाथ जी की सरकार ने शुद्ध पे युद्ध चलाकर नकली खाद बीज बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की, रेत उत्खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। कमलनाथ जी की सरकार ने भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन शिवराज सिंह जी चौहान के आते ही रेत उत्खनन माफिया पुनः फिर से हावी हो गया है। भिंड में अभी बड़ी कार्रवाई रेत माफिया के विरुद्ध की गई है। उससे पहले कुछ अधिकारियों ने लापरवाही की थी, तो पूरा का पूरा अमला बदल दिया गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ये समझ लें अपराधी कि ये सरकार कमलनाथ की नहीं है। जब दिग्विजय सिंह रेत माफिया के रूप में काम करते थे, शराब माफिया के रूप में काम करते थे। वक्त बदल चुका है, समझ लेंगे तो ठीक है, नहीं तो कड़ी सजा के लिए तैयार रहें। हालांकि पुलिस ने एएसआई की शिकायत पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन इस पूरी घटना को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर रेत माफिया को किसका संरक्षण मिल रहा है कि वो पुलिस पर भी हाथ उठाने से नहीं चूकते और पुलिस कर्मियों को धमकी भी दे रहे हैं। और आखिर क्या वजह रही कि एक गुंडा एएसआई को थप्पड़ मारता है, उन्हें धक्के देता है, लेकिन किसी पुलिस वाले ने उसे रोकने की भी कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि खुद एएसआई ने रेत माफिया पर हाथ चलाने की कोशिश नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। देखा आपने वीडियो, वाकई शर्मनाक बात है और शर्म से भी ज़्यादा एक डर का भाव पैदा होता है। जिस राज्य में पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं हैं और वो भी अपनों के बीच में रहते हुए, अगर एक पुलिस का अफसर अपराधियों के हाथों इस तरीके से तमाचा खाए, धक्का खाए, ज़मीन पर गिर जाए, लेकिन अपनी आत्मरक्षा में, कानून की रक्षा तो दूर है, खुद की रक्षा में हाथ उठाने का भी अगर वो साहस न दिखा पाए तो इसे क्या कहेंगे। जाहिर सी बात है, या तो रेत माफियाओं का खौफ इतना ज़्यादा है और या फिर कोई और ऐसा लिंक है, कोई एक ऐसा कनेक्शन है जिसके चलते न सिर्फ पिटा पुलिसकर्मी बल्कि उसके साथ के लोग भी सारे मामले में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नज़र नहीं आए। दरअसल रेत के अवैध उत्खनन में भारी कमाई होती है और यह आरोप आज का या कल का नहीं है। यह आरोप हमेशा से लगता चला आ रहा है कि इस रेत को निकालने के बाद बेचने के एवज में जो भारी भरकम रकम मिलती है, जो बहुत सारा पैसा मिलता है, उसका ऊपर से लेके नीचे तक बंटवारा होता है। कई ऐसी जगह हैं जहां पर रेत को ले जाने वाले जो चेक पोस्ट होते हैं, उनके लिए माना जाता है कि उन पर ड्यूटी लगवाने के लिए लोग भारी भरकम कमाई करते हैं, पैसा देते हैं। बहुत ही विचित्र सा मंजर नज़र आ रहा है। और उस पर आप देखिए कि अगर हम भाजपा प्रवक्ता की बात गौर से सुनते तो वो कहते हैं कि हमने अभी ठीक से काम न करने वाले अफसरान को हटा दिया है। इस मामले में उनका क्या कहना, तो उन्होंने साफ साफ नहीं कहा। उन्होंने केवल ये कहा कि प्रदेश में कमलनाथ की सरकार नहीं है, अब प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है जो ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करेगी। अब पुलिस के ये दो चेहरे कहीं ना कहीं पर कुछ न कुछ हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं। तो अब इस मसले पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रभु पटेरिया जी। प्रभु जी, ये वीडियो हमने देखा, लोकेंद्र पाराशर जी को हमने सुना, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनको भी हमने सुना। आखिर ऐसी क्या वजह है प्रदेश में जो रेत माफिया किसी भी सरकार में ऐसी करतूत करने से बाज नहीं आता है? देखिए रत्नाकर जी, पहले तो फिर रेत का जो खेल है उसको समझना होगा। रेत की ज़रूरत निर्माण कार्य में पड़ती है, सरकारी निर्माण कार्य भी लगातार हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का डेवलपमेंट सरकारें चाहती हैं, तरह तरह के विकास कार्य जो करा रही हैं, चाहे ग्राम पंचायत भवन बनाने की बात हो या कहीं भी और निर्माण की बात हो, तो इस सब मामलों में जब रेत की आवश्यकता है तो रेत खनन होगा। और सरकार को एक ये रिसोर्स दिख रहा है कि जो उनकी कमाई का एक बड़ा जरिया है रेत, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर सके। आप याद कीजिए, पहले जो ग्रामीण इलाके हैं जहाँ छोटी छोटी नदी नालों पर जो खदानें होती हैं छोटी, उस पर कोई रॉयल्टी नहीं ली जाती थी, वो फ्री था
कि गांव वाला अपने ज़रूरत के हिसाब से रेत निकाल देता था और छोड़ देता था, बाकी उसके बाद वो व्यापार नहीं करता था उसका। लेकिन अब जब सरकार ने उसमें एक व्यापार का रास्ता जोड़ दिया है तो स्वाभाविक तौर पर एक वो धंधा बन गया, उसमें सभी लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। जिस अंचल का ये मामला है वहाँ पर पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। वहाँ पर एक IPS की मौत हो गई थी ऐसे ही एक ट्रैक्टर ट्राली को रोकने के प्रयास में। वो घटना भी बड़ी तूल लिया गया था उस पूरे मामले ने, और उसके बाद फिर रेत का एक खेल का जो है कारोबार वो चर्चा में भी ज़्यादा आया। हम होशंगाबाद देखें, हरदा देखें, सभी जगह ये चीज़ आरोप लगते रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार रही है, उसके बाद कमलनाथ की 15 महीने की सरकार रही है, फिर भाजपा की सरकार है। तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक सरकार में रेत का कारोबार रुक गया होगा। भाजपा की सरकार थी तो कांग्रेस उस समय आरोप लगाती थी, अब भी आरोप लगा रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो यही भाजपा के नेता कांग्रेस पर रेत का खेल करने का आरोप लगाते थे कि रेत माफिया को संरक्षण दे रहे हैं। तो रेत माफिया एक टर्मिनोलॉजी बन गई है, एक शब्द बन गया है, लेकिन सब जगह ये माफिया शब्द उपयुक्त नहीं है। इस घटना में जरूर ये दिखाई दे रहा है कि वो पुलिस इंस्पेक्टर जो ASI है उसने उसके साथ बदतमीजी की है। उसके पास पूरे अधिकार थे उस व्यक्ति को रोकने के लिए, उस पर कार्रवाई कर सकता था, वो चाहता तो और उसको अंदर भी कर सकता था सीखचों के अंदर, लेकिन ऐसा कोई कार्रवाई उसने नहीं की। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं या तो इतना दबाव प्रभाव है, किसी बड़े आदमी के संरक्षण वहाँ पर था जिसको जो वर्तमान सत्ता में या चाहे पिछली सरकार हो लोकल लेवल पे इतना प्रभावशाली कि उस पर कार्रवाई न कर पा रहा हो। और दूसरा ये कि उसकी कोई मिली भगत या कुछ और ऐसा लाभ शुभ तो नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि बगैर आप ये मान के चलिए रत्नाकर जी कि ये जो पूरे प्रदेश में रेत का अवैध व्यापार हो या कोई भी अवैध धंधा हो, बगैर पुलिस प्रशासन के संरक्षण के लंबे समय तक नहीं चल सकता। अभी भोपाल का जो ताज़ा मामला है प्यारे मियाँ वाला, उसको देख लें, चाहे इंदौर के जीतू सोनी वाला मामला देख लें, कोई भी मामला हो, यदि ऐसे बड़े घटनाएं कहीं आ रही हैं सामने निकलकर लंबे समय से चलती हुई, तो उसमें कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत या संरक्षण होता ही होता है। प्रभु जी, एक जो सवाल है मैंने अपनी बातचीत में उसका जिक्र भी किया था, सरकार कोई भी हो, भाजपा की रहे या कांग्रेस की रहे, और ये भी आपने जिक्र किया कि किसी एक सरकार से जोड़ना इसको ठीक नहीं है, और काफ़ी हद तक ये बात भी सही है कि हर घटना को माफिया से नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि सरकारें बदल जा रही हैं? सरकार में रहते हुए विपक्ष में जो लोग आरोप लगाते हैं कि भाई ये सरकार रेत माफिया को संरक्षण दे रही है, जब वो सरकार में आते तब भी यही रेत माफिया रहता है, इसी किस्म की उनकी दबंगई रहती है, इसी किस्म की उनकी हरकतें रहती हैं। और जहाँ तक राजस्व वाली बात है, वो तो सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए इस तरह के उपाय करेगी, लेकिन क्या आपको एक बहुत बड़ा लैक्यूना कौन सा दिखता है? अभी आपने एक संरक्षण वाली बात कही, पॉलिटिकल संरक्षण, या आपने ये भी कहा कि हो सकता है उस पुलिस वाले के ऐसे कुछ अपने शुभ लाभ उससे जुड़े हुए हों, लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार के स्तर पर हम कौन सा ऐसा एक इसमें लैक्यूना कमी तलाश कर सकते हैं जिसके चलते रेत माफिया पर किसी भी तरह का अंकुश लगता नज़र नहीं आ रहा है? देखिए रत्नाकर जी, लंबे समय से इस पूरे मामले को देखता चला आ रहा हूँ मैं, चाहे शिवराज की सरकार रही है कमलनाथ सरकार, वो हर सरकार अपने हिसाब से रेत की नीति बनाती है जिससे सरकार के राजस्व में वृद्धि हो और रेत की चोरी कम से कम हो सके या उसको रोका जा सके। एक GPS गाड़ियों में GPS लगाने का सिस्टम उनने किया, नाके चौकी बनाने का सिस्टम उनने लागू किया, लेकिन इसको अमली जामा कौन पहनाता है? वो अमला, सरकारी अमला जिसको इसकी रखवाली करनी है, वही यदि चोरों से मिल गया है, क्योंकि इसमें बड़ा तादाद में इसमें लेन देन हो जाता है, लाभ शुभ जुड़े हुए हैं, कहीं कहीं रसूखदारों के जो है ट्रक चल रहे हैं उनके पास ठेके हैं, तो ये तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं उसकी वजह से ये सारी घटनाएं सामने आती हैं। जब कहीं कोई रोकने की कोशिश करता है कोई नया नवेला अफसर, तो फिर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, जैसे कि हमने श्योपुर की ये घटना देखी है, जैसे एक IPS की मौत हो गई थी पहले। तो ये तमाम घटनाएं तब पैदा होती हैं जब कहीं पर कोई सिस्टम को रोकने की कोशिश करता है, कोई एक नया व्यक्ति आकर सिस्टम ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो ये इस तरीके के विरोध सामने दिखाई देता है। लेकिन पूरे प्रशासन यदि चाहे वाकई में ईमानदारी से, तो सरकारी स्तर पर यदि गाड़ियों में GPS लगाया गया है, तो जो उनके कर्मचारी बैठे वहाँ पर एक CCTV कैमरा लगाकर उसकी मॉनिटरिंग मंत्रालय से या कलेक्टर के कक्ष से क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि जब सब सरकार का तो नुकसान हो ही रहा है, यदि रॉयल्टी की चोरी हो रही है तो, रेत से जा रही है तो इसको सरकार को रोकने के उपाय उसके कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चूँकि हमारा सिस्टम ऐसा है, चाहे राजनीति का सिस्टम कहें चाहे प्रशासन का तंत्र ऐसा है कि उसमें ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पनपती रहती, प्रश्रय मिलता रहता है, इसलिए ऐसी घटनाएं होती रहती। प्रभु जी, ग्वालियर चंबल संभाग जहाँ से जुड़ा ये रिसेंट मामला है, जैसा भी आपने भी कहा और हमने पूर्व में भी देखा है कि अगर वहाँ कोई एक दमदार अफसर ला दिया जाए तो इलाके को तो डकैतों से भी मुक्त करवाया है पुलिस ने, जो रेत माफिया से भी ज़्यादा दुर्दांत, ज़्यादा ख़तरनाक हुआ करते थे और जिनका नेटवर्क पकड़ पाना पुलिस के लिए नामुमकिन रहता था, क्योंकि उन्हें
जो स्थानीय ग्रामीण रहते थे कई आधार पर उनका भी उन्हें सपोर्ट मिलता रहता था। अगर हम थोड़ा सा इस विषय से हटकर भी बात करें तो हम देखेंगे कि मुंबई में जब जब भी किसी बहुत ही दमदार धाकड़ अफसर को लाया गया है तब उसने वहाँ पर ऐसी कार्रवाई की है जिनके चलते एक दौर में वरदराजन मुदलियार को मुंबई छोड़कर, जो वहाँ का सबसे बड़ा डॉन था, भागना पड़ा। दाऊद इब्राहिम के लिए भी कहा जाता है कि पुलिस की आखिरकार सख्ती के चलते ही उस देश को छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया। तो हमने चंबल में डाकुओं के सफाई के केसेस देखे, हम मुंबई के इस तरीके की घटनाएं देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि वाकई में अगर एक विल पावर हो गवर्नमेंट के अंदर, पुलिस के अंदर, तो वो वीरप्पन जैसे दुर्दांत आदमी का भी खात्मा कर सकती है। वीरप्पन भी एक तरीके का माफिया था, चंदन का माफिया। आखिर इस तरीके से कब तक मध्य प्रदेश में चलता रहेगा और एक बदनुमा दाग बना रहेगा? क्यों कोई भी सरकार ऐसा नहीं करती? क्या रेत इस कदर मुनाफे का सबब है? क्या रेत इस कदर क्या बोलते हैं भारी आर्थिक संसाधनों का सबब बन गई है कि उसके मामले में हर कोई हाथ बांधकर या आंख मूंद कर बैठने के लिए मजबूर हो गया है? बिल्कुल रत्नाकर जी, सही सवाल आपने किया है। आप ये देखिए, आरोप किन पर लगते हैं रेत से कारोबार से जुड़े होने का? आरोप उनको लगते हैं जो विधायक हैं, मंत्री हैं, एक बार तो मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़े हुए लोगों पर भी आरोप लग चुके हैं। तो ये आरोप उन पर क्यों लगते हैं? क्योंकि इनसे जुड़े हुए लोग या इनके करीबी आसपास रहने वाले लोग मौके का फ़ायदा उठाकर, उनसे जो नज़दीकियाँ हैं उसका प्रभाव का इस्तेमाल करके अपना और रेत के कारोबार में उतर जाते हैं। क्योंकि ये एक मुनाफे का धंधा है। हो सकता है कि 10 ट्रक की रॉयल्टी की जगह वो 100 ट्रक निकाल रहे हों, रॉयल्टी 10 ट्रक की दे रहे हों, एक ही पर्ची पर बार बार गाड़ियां निकल रही हो, पीओ कट रहा हो एक ही, और उसी पर बहुत सारी गाड़ियां जा रही हो, क्योंकि वहाँ जो कर्मचारी बैठा है वो कहीं ना कहीं उनके प्रभाव में है या उसको कुछ उनकी तरफ से महीने का भुगतान जैसी कोई व्यवस्था हो गई हो। तो ऐसे तमाम तरीके हैं और ये पूरा कारोबार कहीं ना कहीं जाकर राजनेताओं के संरक्षण पर ही जाकर ख़त्म होता है। आरोप उन्हीं पर लगते हैं, वही आरोप लगाते हैं। कोई पुलिस वाला इसमें आरोप नहीं लगाता कि किसी नेता का संरक्षण है, कोई रेत का ठेकेदार आरोप नहीं लगाता कि फलाने ठेकेदार को जो है कोई नेता का संरक्षण है। आरोप भी नेता ही लगाते हैं। वो जब सत्ता बदलती है तो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। कार्रवाई भी उन्हीं के मातहत होनी चाहिए। कि जो आपने वीरप्पन से लेकर मुंबई तक की जो घटनाओं का जिक्र किया या मध्य प्रदेश के डकैतों का मामला, तो ये प्रशासन चलाते हैं सरकार की मंशा से प्रशासन चलता है। और सरकार यदि चाहे, सरकार चलाने वाले जो हैं यदि वो चाहें तो ये सारी अराजकता जो है, अव्यवस्था है, उसको ख़त्म किया जा सकता है। चाहे डकैत हों चंबल के, चाहे रेत का अवैध कारोबार हो, चाहे इस तरीके की जो बदतमीजी की घटना है उसको रोका जा सके। आप याद कीजिए, कमलनाथ सरकार को इस बात का श्रेय देना होगा, जैसे फिरोज सिद्दीकी कह रहे थे कि शुद्ध के लिए जो युद्ध उनने शुरू किया था वो भले सब जगह सफल ना हुआ हो, लेकिन उससे जो खासकर खाद्य पदार्थों पे मिलावट का जो मामला था उस पर कड़ी कार्रवाई होती हुई दिखाई दी थी। तो बहुत जगह छापे डाले गए थे, लोग घबराने लगे थे मिलावट को लेकर। यहाँ तक कि जो सरकारी दुग्ध संयंत्र हैं वहाँ तक मिलावट पकड़ी गई थी। तो ये चीज़ें जो है बहुत लंबे समय से चल रही होंगी। उस चीज़ों को पकड़ा गया वो क्योंकि मुख्यमंत्री के उसमें प्रश्रय था, तो शायद इस वजह से ये संभव हो पाया था। जी प्रभु जी, एक मेरा सवाल और था। ये ताज़ा वारदात एक ऐसे अंचल में हुई है राज्य के जिसकी सबसे ज़्यादा सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। अब मान लीजिए एक ऐसी जगह पर जिसके लिए कहा जा रहा है कि भाई यहीं से आए लोगों ने सबसे ज़्यादा मजबूती प्रदान की है और भाजपा की चौथी बार सरकार बनवा दी है, उसी जगह पर एक तरफ हम देखते हैं कि साहब गुना में पुलिस जो है, जहां एक मजलूम का मामला है, जहां गरीब परिवार का मामला है, जो रसूखदार नहीं है, उसकी पीटते पीटते उसको आत्महत्या की कोशिश के लिए मजबूर कर देती है। और एक ऐसी जगह जहाँ बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोगों का मामला है, बहुत ही जिनका खौफ ऐसे लोगों का मामला है, वहाँ हम देख रहे हैं कि पुलिस वाला वहाँ पर बिल्कुल गांधीवादी तरीके से, एक तरीके से मैं गांधीवादियों से माफ़ी चाहूँगा, लेकिन पुलिस वाला जिस तरीके से पिटा ऐसा लगा जैसे किसी बहुत ही अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व कर रहा हो वो। तो ये जो दो कॉन्ट्रास्ट दिख रहे हैं राज्य के पुलिस के बीच में, राज्य के राजनीतिक दृष्टि से फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण इलाके में, वो इस सरकार की छवि को इस उपचुनाव में कितना प्रभावित करेंगे? रत्नाकर जी, दोनों मामले में वही प्रशासन की लापरवाही दिखाई देती है। गुना का मामला, वो गप्पू पारदी जिसका की मूल कब्जा था, जिसने उसको किसान को ज़मीन दी थी, वो लंबे समय से उस ज़मीन पर कब्जेदार है। 2018 में वो ज़मीन उच्च शिक्षा विभाग को हस्तांतरित कर दी थी जिला प्रशासन ने कॉलेज बनाने के लिए। कॉलेज बन नहीं पाया। ज़मीन वापस जब प्रशासन को हस्तांतरित होने की बात आई तो देखा कि वहाँ फिर अतिक्रमण हो गया दोबारा, तो अतिक्रमण खाली कराने चले गए। तो यहाँ जो अमला है, जो चाहे उच्च शिक्षा विभाग हो, है तो प्रशासन का ही एक अंग। जिसको ज़मीन अलॉट की गई उसको कब्जे को देखना चाहिए था कि कब्जा हो रहा है तो पहले ही हटा देना था।
एक बार हटा दिया गया तो दोबारा होने क्यों दिया गया, और जब है तो फिर उसके बारे में एक चूँकि एक मानवीयता का एक पहलू है कि अतिक्रमण खास तौर पर तब ना हटाया जब बारिश का मौसम है, सरकार का ही ये नियम है, तो उसका पालन करना था। लेकिन वहाँ पर पुलिस और प्रशासन ने जो है ज़बरदस्ती दादागिरी करने की कोशिश की, उनको इतना प्रताड़ित किया गया कि वो वीडियो सामने सबने देखा और उनको आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। तो ये तमाम घटना कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरह प्रशासन ही जिम्मेदार है, जिसने अतिक्रमण होने दिया, अतिक्रमण को पलने पुसने दिया और बाद में अतिक्रमण हटाने के नाम पर जबरदस्ती की। लगभग वही मामला यहाँ पर भी दिखाई देता है कि वो एएसआई, उसके साथ सिपाही खड़े हैं, मौके पर एक पुलिस का सिपाही पूरे भोपाल में या मुंबई में ट्रैफिक कंट्रोल कर लेता है, हजारों गाड़ियों पर कंट्रोल कर लेता है। वो पुलिस वाले में क्या इतनी ताकत नहीं उसकी वर्दी में कि वो वहाँ पर रोक सके? वो पिट रहा है वहाँ पर और हाथ जोड़ते हुए सीधी भूमिका में दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती है इसमें। उस पुलिस वाले के अंदर किसी का तो भय था, शायद अपने बड़े अफसरों का भय हो, चाहे वहाँ के नेताओं का भय हो, क्योंकि विजयपुर का जहाँ का ये मामला है वहाँ पर आरोप वहाँ के जो पूर्व विधायक हैं उन पर लगते रहे कि वो रेत माफिया वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। वो खुद आरोप भाजपा नेताओं पर लगा रहे हैं कि ये रेत माफिया हैं। वहाँ पर चुनाव होने इस पूरे अंचल में, तो कहीं ना कहीं इसमें चुनावी रंग भी ज़्यादा है, इसलिए चीज़ें ज़्यादा खुलकर सामने आ रही हैं। जी प्रभु जी, आपने जैसा कि बताया और हमने देखा भी कि इस तरीके की घटनाएं वहाँ पर नई नहीं हैं, और हमने ये भी एनालाइज किया है कि रेत का जो माफिया रहता है वो किस कदर इन्फ्लुएंशियल होता है कि कई लोग उस सिस्टम के आगे एक घुटने टेक देते हैं। पूरी की पूरी सरकार हम देखते हैं कि उस सिस्टम के आगे घुटने टेक देती है। तो अब आगे बढ़ते हैं इस मामले में। जो हमने देखा गुना का मामला, जो हमने देखा शिवपुर वाला ये केस, पुलिस के ये दो चेहरे कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि आखिर पुलिस का कौन सा चेहरा दिमाग में बैठाया जाए। गुना की घटना के बाद सामने आया कि पुलिस का निर्दयी चेहरा क्या क्या नहीं कर सकता है। कैसे एक दंपत्ति को ज़मीन पर अतिक्रमण करने के आरोप में इस कदर पीटा जाए कि वो जहर खाकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश करने लगे। लेकिन इस घटना को देखने के बाद पुलिस का एक मजबूर चेहरा भी सामने आता है। मजबूर आखिर क्यों? क्या पुलिस कर्मियों पर राजनीतिक दबाव है, या फिर रेत माफियाओं की ऊपरी अधिकारी से सांठ-गांठ है जो पुलिस हाथ बांधे खड़ी रही? इन सब सवालों का जवाब अभी भी मिलना बाकी है। हालांकि प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव की वजह से बीजेपी और कांग्रेस ने इस मामले में अपनी अपनी तरह से बयानबाजी शुरू कर दी है। हो सकता है देर सवेर या हो सकता है बहुत जल्दी चुनाव के चलते इस मामले में कार्रवाई हो जाए, लेकिन पुलिस पर हमला या पुलिस द्वारा किया गया हमला कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दा होना चाहिए। ये एक हमें भीतर तक झकझोर देने वाली, हमें डरा देने वाली, हमें कानून व्यवस्था पर यकीन करने के लिए दोबारा सोचने वाली घटना होनी चाहिए, और समाज को हमले की परिपाटी को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़े से आज तक किसी का भला नहीं हुआ। और फिर ये मामला तो उन लोगों का है जिनके पास इस लड़ाई झगड़े से अपने फ़ायदे के लिए कई गुना तक आगे बढ़ जाने के पूरे अवसर मौजूद हैं। तो आज की पेशकश यहीं समाप्त करने की इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।